हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 अध्याय नंबर 7 विज्ञान सब्जेक्ट का, जिसका नाम है जंतुओं और पादपों में परिवहन। सबसे पहले देखो, आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे संभव होता है? चित्र 7 को देखिए, क्या आपको हृदय और रक्त परिवहन दिखाई दे रही है? हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। इस अध्याय में हम हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखो, परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे रक्त। जब आपके शरीर का कोई भी भाग कट जाता है तो क्या होता है? इस रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त है क्या? रक्त वह तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को शुद्धांतरित छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त विभिन्न प्रकार पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल पदार्थ से बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। देखो, हमारे शरीर में जो कौन कौन से मुख्य भाग है, देखो ये हृदय हमारा, और इसमें जो दो तरह की रक्त वाहिनियां पाई जाती है। देखो, जो लाल रंग की है, जो शुद्ध रक्त ले जाने का कार्य करती है शरीर में, वो है धमनी। और शरीर के विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रक्त है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है, उसको हृदय तक लाने का कार्य करती है शिरा। ये वो हमारे शरीर में पूरी इनका जाल परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अब देखो, रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं होती है जिसे क्या कहते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी। और जिसमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और अंत सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या रक्त का रंग भी क्या लाल होता है। और दूसरा होता है, देखो, अन्य प्रकार की एक और कोशिका होती है जिसे श्वेत रक्त कणिका या WBC, व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। और ये क्या करती है? रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। अब जो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने पर चोट लगी और कटे हुए स्थान से बहते हुए रक्त बहने लगा, और कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना क्या अपने आप क्या रुक गया, और कटने के स्थान पर क्या है? गहरे लाल रंग का क्या एक थक्का जम गया है। और यह देखकर बुझो कुछ परेशान हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, और जिन्हें हम क्या कहते हैं? पट्टिकाणु या प्लेटलेट कहते हैं। अब देखो, रक्त वाहिनियां क्या है? देखो, शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं जो रक्त को शरीर के में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। और आप जानते हैं कि अंतः श्वसन के समय क्या ऑक्सीजन की ताजा आपूर्ति फेफड़े को भर देती है, और रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों तक करते हैं। और साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ को ले जाता है, और इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, और जहाँ से यह फेफड़ों से बाहर जाता है। फेफड़ों से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर निकाल दी जाती है। और जैसा कि आपने अध्याय 6 में भी पढ़ा है कि इस प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, धमनी और शिरा। धमनी हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है, और चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से होता है और अधिक दाब पर होता है, अंततः धमनियों की भित्तियां क्या है? दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप अपने एक में देखो, अपने दाहिने दक्षिण जो हाथ की मध्य और तर्जनी अंगुली को अपनी बाईं वाम कलाई के भीतर भाग पर रखिए। क्या आपको कोई स्पंदन गति धक धक महसूस होती है? यहाँ स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंदन नब्ज कहलाता है, और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। आपने कितनी नाड़ी स्पंदन गिने हैं प्रति मिनट? जो स्पंदन की दर है और स्पंदनों की संख्या, वो स्पंदन दर कहलाती है। और विश्राम की अवस्था में किसी व्यक्ति की सामान्य जो स्पंदन दर होती है वो 72 से लेकर 80 के मध्य होती है। और अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। अपने सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए, अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों की तुलना कीजिए और उन्हें सारणी 7.1 में लिखिए। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइयुक्त समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? शिराएं कहा जाता है। और शिराएं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो क्या है? रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। अब देखो, इसी पर जो परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में दे रखा है। जैसे जो पहले तो क्या है, जो ऑक्सीजन है जो फेफड़ों में आती है, और फेफड़ों से जो ऑक्सीजन कहाँ पहुंच जाती है? हृदय में। और हृदय में पहुंचाने का ऑक्सीजन का कार्य करती है फुफ्फुस शिरा। और जो
रक्त को है जिसमें ऑक्सीजन युक्त है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक, जो प्रत्येक कोशिका जब हृदय से जो धमनियां निकलती है धीरे धीरे वो क्या है छोटी छोटी नलियों में प्रवाहित हो जाती है जिन्हें हम कोशिकाओं से जुड़ी होती हैं, उन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। वहां तक जो शुद्ध रक्त ले जाने का कार्य कौन करती है? धमनी। लेकिन हृदय तक जो ऑक्सीजन को लाने का काम करती है फुफ्फुस शिरा। अब देखो यहाँ से जब ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंच गया और कोशिकाओं में जब कार्बन मिल जाता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, तो वो कोशिकाएं फिर इस रक्त को कार्बन डाई युक्त रक्त के साथ मिलकर फिर उस रक्त को हृदय तक लाने का कार्य करती है शिरा। अब शिराओं का के बाद जब हृदय में जो रक्त आ गया उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य कौन करिए? फुफ्फुस धमनी। इस प्रकार क्या परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में चलता रहता है। अब देखो इस चित्र में हमने क्या आपने धमनी और अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती है, ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। ये जो पतली नलिकाएं जो कोशिकाओं से जुड़ी रहती है उन्हें हमें केशिकाएं कहते हैं। और केशिकाएं पुनः क्या करती है? मिलकर शिराओं को बनाती है और जो हृदय तक रक्त को ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, अब देखो हृदय क्या चीज है? तो हृदय वो अंग है जो क्या है रक्त द्वारा पदार्थ के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है और यह निरंतर धड़कता रहता है। ठीक है, एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो क्या वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहे, और यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी क्या हमारा हृदय क्या जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में और कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है जिसका निचला जो सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका होता है। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का आपाप साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जरा सोचिए यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए हमें क्या करना है? हृदय हृदय को क्या है चार भागों में बांटा जाता है। ऊपरी दो कक्ष क्या कहलाते हैं? आलिन कहलाते हैं और निचले दो भाग क्या कहलाते हैं? नीले कहलाते हैं। अब कक्षों के बीच को विभाजित करने के लिए क्या होती है? ऑक्सीजन समृद्ध एक दीवार होती है जो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती। और परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए हम हृदय के दाईं ओर से प्रारंभ करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो देखो फुफ्फुस क्या है? धमनी। अब फुफ्फुस धमनी का कार्य हमने पहले भी पढ़ा है, क्या कार्य होता है? देखो इसमें जो सबसे बड़ी जो धमनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? महाधमनी कहते हैं। उसके बाद देखो फुफ्फुस शिरा का कार्य क्या है? फुफ्फुस शिरा का कार्य रक्त में क्या लेके आने का कार्य है? ऑक्सीजन को लाने का। और फुफ्फुस धमनी का कार्य क्या है? अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त जो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कहाँ ले जाने का कार्य है? फुफ्फुस या फेफड़ों में। ठीक है, अब देखो बायां आलिंद, ऊपरी दो भाग बायां और दायां आलिंद कहलाते हैं। ये इस साइड है जो ये बायां बायां आलिंद में क्या पाया जाता है? शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, और फिर वो निचले में ही बायां नीले में चला जाता है। अब उसी प्रकार देखो इस तरफ देखा है दायां आलिंद, इसमें क्या होता है? अशुद्ध युक्त जो रक्त होता है जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है वो इसमें होता है। और ये जो दोनों कोष्ठकों को मध्य में दोनों को अलग करने का कार्य करती है, ये विभाजन की दीवार कहलाती है। और ये जो दायां नीले देखो ऊपरी दो बायां दायां नीले और नीचे भी दायां बायां नीले। ठीक है, इस प्रकार का हमारा हृदय होता है। अब देखो तीरों द्वारा इनकी दिशाओं का अनुसरण कीजिए और इन चित्र को तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है जहां से रक्त से शरीर में पंप करता है। अब देखो जो हृदय की स्पंदन दर है वो कैसे? वो देखो कक्षा हृदय के कक्ष की भित्तियां तो पेशियों की बनी होती हैं और ये पेशियां लयबद्ध रूप में संकुचन और विशिष्ट शांति करती है। यह लयनबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विशिष्ट शांति दोनों क्या मिलकर क्या है? हृदय स्पंदन हार्ट बीट कहलाता है। याद रखिए कि हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदन धड़कन को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करता है। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंदन की ध्वनि को आवर्धित करने की संयुक्त युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर दो ईयर पीस श्रोतिकाएं लगे होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े होते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए हम अपने आसपास की उपलब्ध सामग्री की से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाने का सीखें। तो इसके लिए हमें क्या करना है? 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप लीजिए और कीप के स्तंभ पर एक रबड़ की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर से लंबी को कस कर लगाइए। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली अथवा गुब्बारे को तान कर लगाइए और रबड़ बैंड की सहायता से कस दीजिए। चित्र 7.5 में अब रबड़ की नली के मुक्त सिरे को अपने एक कान के पास रखिए और कीप के मुख को अपने वक्ष पर हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित हृदय स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है? यह ध्वनि हृदय स्पंदन
की है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा था? 4.5 मिनट तक दौड़ने के बाद अब पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षकों की तुलना कीजिए अपने तथा अपने मित्रों की विश्राम अवस्था में तथा 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन तथा नाड़ी स्पंदन प्लस पल्स दर को रिकॉर्ड कीजिए। क्या आपको अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंदन दर के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? अब प्रत्येक हृदय स्पंदन मिनटों में एक स्पंदन उत्पन्न करता है और प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंदन हृदय स्पंदन को दर को बताती है। ठीक है, अब देखो स्टेथोस्कोप क्या होता है। देखो ये एक प्रकार का उपकरण होता है जिसकी सहायता से हमारे शरीर में हृदय स्पंदन या धड़कन को डॉक्टर सुनने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसमें जो एक तो चेस्ट के ऊपर लगने वाला जो भाग होता है उसे चेस्ट पीस, और इस चेस्ट पीस से एक नली जुड़ी होती है जिसे ट्यूब कहते हैं, और दूसरी सिरे पे कानों द्वारा डॉक्टर के सुनने के लिए श्रोतिकाएं होती है। इसी प्रकार का हम एक जो उपकरण है अपने घर पे हम बना सकते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, एक कीप लेना है, एक नली चाहिए और एक रबड़ बैंड, जिसकी सहायता से हम मॉडल जो स्टेथोस्कोप का बना सकते हैं। अब आगे देखो, हृदय के विभिन्न कक्षकों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। ठीक है, इससे पहले देखो रक्त परिसंचरण की जो खोज है विलियम हार्वे ने 1578 से 1657 नामक एक चिकित्सक ने की थी, जो अंग्रेज थे, और उन दिनों उनकी मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे अपना उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। अब वो जो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और जो हाइड्रा में भी क्या है रक्त होता है। स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ को ले जाता है। अंततः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करें। देखो जंतुओं में उत्सर्जन, आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार श्वसन के प्रक्रम द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। यह भी ध्यान में रखिए कि अपाचित भोजन वही क्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम यह मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निमुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए उन्हें क्या शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीव द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थ को क्या कहते हैं, बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंगों को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है, देखो रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है, इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है, और यह व्यवस्था वक्र गुर्दे में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त पदार्थों को वक्रों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक जो दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी और पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में यकृत पृथक कर लिए हटा दिए जाते हैं, और वक्रों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। और मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती है, और मूत्राशय में मूत्र संचित होता है, और मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्रमार्ग कहते हैं। और मूत्रमार्ग का जो दूसरा सिरा है वो क्या है, मूत्र रंध्र कहते हैं, और जिसके मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब वक्र, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्य 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर क्या मूत्र करता है, और मूत्र में 95% जल होता है, और 2.5% यूरिया और 1.5% अन्य पदार्थ होते हैं। अब 1 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र का त्याग करता है। अब देखो ये तंत्र जिसमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है वक्र, दूसरा भाग हमारा क्या है, मूत्र वाहिनी, ये जो वक्र किडनी से जुड़ा हुआ गुर्दे से, और ये जो स्टोरेज वाला भाग है मूत्राशय कहलाता है। मूत्राशय से जो अगला भाग है जिसे मूत्र शरीर से बाहर निकलता है मूत्र मार्ग कहते हैं, और फिर आगे जो मूत्र के मार्ग के आगे रंध्र लगा। ठीक है, तो ये क्या मानव उत्सर्जन तंत्र है। अब देखो यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें क्या पसीना स्वेद आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। बुद्धों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्राय पसीने के कारण कपड़ों में सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, और विशेषकर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवण के कारण बनते हैं। क्या स्वेद या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी में बने घड़े में रखा पानी ठंडा होता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो क्या है, घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार
पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। अब देखो कभी कभी किसी व्यक्ति में जो वक्र है काम करना बंद कर देते हैं और ऐसा किसी संक्रमण या चोट के कारण हो सकता है। वक्र के अक्रिय हो जाने की क्रिया में स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वक्र द्वारा रक्त को नियमित रूप से छान कर उसमें से अपशिष्ट पदार्थ को हटा दिया जाए तो उसके शरीर जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छन की विधि को अपोहन या डायलाइसिस कहते हैं। और जंतुओं के शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछलियां जैसे जलीय जंतु कोशिका में अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं जो क्या मुख्य रूप से श्वेत सफेद रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ में यूरिया प्रमुख है। अब देखो पादपों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। जैसे हमने एक में बताया कि पौधे पादप अपनी जड़ों मूलों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती है। अध्याय 6 में आपने यह भी पढ़ा कि सभी जीवों को भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निमुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती हैं। अंततः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो इसके लिए देखो जल और खनिजों का परिवहन। पादप मूलों जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पत्तियों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? जी हाँ, बूझो सही है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती है। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जिसे श्रवण उत्तक बनाती हैं। उत्तक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव के किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो श्रवण उत्तक होता है उसे हम क्या कहते हैं? जाइलम दारू कहते हैं। और जाइलम चैनलों नलियों का सतह जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक श्रवण ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम पोषक वाहक कहते हैं। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। तो सबसे पहले देखो जाइलम या दारू कैसे कार्य करता है। तो ये देखो सबसे बाहरी सतह जो जड़ की है उसमें क्या है, मूल रोम पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जल को अवशोषण करने में जड़ की सहायता करते हैं और इसकी सहायता से ये जो जल है धीरे धीरे कहाँ पहुंचता है, जाइलम में, और जाइलम से ये जल है फिर पौधे के विभिन्न भाग जैसे पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। और इसमें भी दो प्रकार के श्रवण ऊतक हुए हैं जैसे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का कार्य क्या है, जल और खनिज लवणों को कहाँ, पत्तियों तक पहुंचाना। और पत्तियों में जब भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा फिर उस भोजन को पौधे की विभिन्न भागों जैसे जड़ों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम कहते हैं जिसे पोषक वाहक कहा जाता है। तो इसी प्रकार से इनके जो पौधों में परिवहन या पदार्थों का परिवहन होता है। अब देखो क्रियाकलाप 7.3 में हमें इस क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास पानी, लाल स्याही एवं एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी के लिए बालसम व एक ब्लेड की आवश्यकता होगी। और गिलास को 1 तिहाई पानी से भरना, उसके कुछ बूंदे लाल स्याही की डालकर एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी के आधार को एक ब्लेड की सहायता से काट कर गिलास में, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, अगले दिन उसका अवलोकन करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, गिलास लेनी है, उसको उसके तने के एक भाग से काट देना है, उसमें फिर उसमें एक जल की गिलास में जो कलर है उस रंगीन कलर में लाल रंग के उसमें कुछ समय के लिए डुबो देना है। और फिर अगले दिन इसमें हम क्या देखते हैं कि तो क्या शाकीय पौधे की टहनी का कोमल भाग लाल रंग का दिखाई देता है। टहनी को अनुप्रस्थ काट के इसके अंदर लाल रंग का अनुभव कीजिए। जब हम इसके कुछ ऊपरी भाग से तने को काटते हैं तो उसमें हमें ये जो जल था ऊपर दिखाई देता है कुछ कुछ भागों में। तो ये जो भाग है, ये भाग जो दिखाई दे रहे हैं आपको लाल रंग के, ये सभी क्या कहलाता है, श्रवण ऊतक का जाइलम वाला भाग है। और इसके मध्य का जो भाग है वो फ्लोएम कहलाता है। ठीक है। अब देखो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो कक्षा 6 में आपने पढ़ा है कि पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निमुक्त करते हैं। ठीक है। और पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अब अवशोषित किया गया सारा जल है वो पादप द्वारा क्या उपयोग नहीं किया जाता और पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण, अभिकर्षण, खिंचाव विकसित हो जाता है और यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों
में बहुत अधिक ऊंचाई तल तक जल का अभिकर्षण खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोजन पादप को ठंडा रखने में भी सहायता करता है। अब देखो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा है। तो देखो अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाले जो रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थ को भी लाता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियां होती हैं। मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु होते हैं। रक्त का लाल रंग लाल वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। इसे हम क्या कहते हैं? हृदय स्पंदन दर कहते हैं। धमनियां हृदय के शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती हैं। शिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। शरीर में से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वक्र गुर्दे, 2 मूत्र वाहिनियां, 1 मूत्राशय और 1 मूत्रमार्ग होता है। लवण और यूरिया जल के साथ श्वेत पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुल जाती हैं। पक्षी, कीट और छिपकली अर्ध घन सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं। पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक श्वसन ऊतक द्वारा ले लिया जाता है। पादपों के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक श्वसन ऊतक के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक शोषण बल निर्मित होता है जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षण खिंचाव होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। इसी के साथ अध्याय नंबर 7 पादप और जंतुओं में परिवहन समाप्त हो गया। अगले वीडियो में मिलेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।